हेलो एंड वेलकम टू माय करियर साथी यूट्यूब चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप एजुकेशन, करियर और करियर गाइडेंस से रिलेटेड एक ऑनेस्ट, अनबायस्ड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मनु साकुनिया है। मैं एक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल हूं जो पिछले 8 सालों से एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर गाइडेंस जैसे फील्ड में काम कर रहा हूं। इस दौरान मुझे 2 सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को लीड करने का मौका मिला। पहला था नेशनल करियर सर्विस जो मैंने स्टेट ऑफ गोवा में इम्प्लीमेंट किया, और दूसरा था प्रधानमंत्री युवा योजना जो पीएम युवा योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मैंने नॉर्थ इंडिया के कई सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे पहले 2 वीडियो देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। पहले वीडियो में मैंने इंडियन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग और करियर गाइडेंस से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं और जो कंसेप्शंस हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश की थी। और दूसरे वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट करियर काउंसलिंग रिसीव नहीं करता है और बिना करियर काउंसलिंग के अपने करियर पाथ पे प्रोसीड करता है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में मैं आपके सामने केस स्टडी प्रेजेंट करूंगा, और वो केस स्टडी मेरी पर्सनल लाइफ जर्नी पे बेस्ड होगी। ये केस स्टडी हमें 2 चीज़ें समझाने में मदद करेगी। पहला, कि एक स्टूडेंट को अगर सही समय पे करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाए, तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और दूसरा, कि अगर कोई स्टूडेंट बिना करियर प्लानिंग और करियर काउंसलिंग लिए अपने करियर पाथ पे आगे प्रोसीड करता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्कूलिंग के अर्ली फेज में मैं एक अच्छा सिंसियर स्टूडेंट हुआ करता था। मैं एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करता था। In fact, I used to be among the top rankers in my class till 8th standard till secondary level। और जैसा उन दिनों आम बात थी कि अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हों, तो या तो आप इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई शुरू कर देते थे या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देते थे। एज अ रिजल्ट मैं भी उसी ट्रेंड का हिस्सा बन गया, और मैंने हाई स्कूल में आने के बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब उस टाइम के बाद से मेरा एकेडमिक्स में से इंटरेस्ट जाने लग गया, मेरी परफॉर्मेंस डिप होने लग गई, और एज अ रिजल्ट ना तो मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाया, और 12th भी मैंने बिलो एवरेज नंबर से क्लियर करी। इन दोनों चीज़ों ने, इन दोनों रिजल्ट्स ने मुझे हिला के रख दिया। और मेरे जो क्लोज सर्कल में, चाहे वो मेरे फैमिली हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी उनको मेरे परफॉर्मेंस को लेके, चाहे वो 12th एग्ज़ाम हो, चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो। बट इतना ज़्यादा डिप, इतना ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस किसी ने भी नहीं देखा, एक्सपेक्ट किया था। और कहीं न कहीं मैं भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि 12th में अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आपका करियर खत्म है। तो आई वाज़ कंप्लीटली ब्रोकन एंड क्लूलेस अबाउट व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। उस दौरान एक इवेंट में मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो दिल्ली में एक फ़िल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में काम करता था। उसने मुझे इस कोर्स के बारे में बताया, और इस कोर्स के बारे में सुनकर मैं काफ़ी फ़ैसिनेटेड हो गया, क्योंकि ना तो मैंने उस तरह के किसी कोर्स के बारे में सुना था, और टू बी फ्रैंक ना ही मैंने कभी इमेजिन किया था कि फ़िल्म मेकिंग सिखाने का भी कोई कोर्स हो सकता है। तो उसको सुनकर फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी कोर्स को परस्यू करूँगा। हालाँकि इस डिसीज़न को लेकर मेरी फ़ैमिली में, मेरी एक्सटेंडेड फ़ैमिली में बहुत स्केप्टिसिज़्म और डाउट था। बट इवेंचुअली मेरे पेरेंट्स ने मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया, और मुझे इस कोर्स को करने के लिए अलाउ किया। अभी कोर्स तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बट इस कोर्स के करिकुलम का एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आर्ट्स और डिज़ाइन का था। अब आर्ट्स और डिज़ाइन में ना मेरा इंटरेस्ट था और ना मेरी कोई स्किल थी। तो मैंने कोर्स को करने के दौरान आर्ट्स और डिज़ाइन वाले कंपोनेंट में काफ़ी स्ट्रगल किया, बट इवेंचुअली मैं इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में सफल हुआ। अब इस कोर्स को कंप्लीट करने से पहले जो इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट ड्राइव थी, उस दौरान एक बहुत ही रेनाउंड टीवी चैनल की प्रोडक्शन टीम में के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मैंने पार्टिसिपेट किया, और उसके सारे टेक्निकल राउंड्स क्लियर करने के बाद लास्ट राउंड में जो एचआर राउंड होता है, उसमें मुझे पता चला, क्योंकि मैंने केवल 12th करी है, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, केवल इस बेसिस पे मुझे जॉब ऑफर नहीं किया। अब ये मेरे लिए सेटबैक था,
क्योंकि इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले मुझे बताया गया था कि इन तरह के कोर्सेज़ में आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है वो मैटर नहीं करता, और मैंने भी यही कह के अपनी फैमिली को कन्विंस किया था। बट जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लास्ट राउंड में मुझे ये कहकर ऑफ़र नहीं दिया गया कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ी और रिसर्च कर लेनी चाहिए थी इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करने का डिसाइड किया, और मेरा आइडिया यही था कि जिस फील्ड में मैंने डिप्लोमा किया है, उसी फील्ड में, उसी से रिलेटेड फील्ड में मैं ग्रेजुएशन करूँ। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ऑफ़र किया जाता है। हालाँकि ये कोर्स उस टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ज़्यादा पॉपुलर था, बट कुछ अच्छे कॉलेजेस थे जो कि इसको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी ऑफ़र करते थे। तो उसमें से एक कॉलेज था मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो उसकी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए मैंने तैयारी करी, और उसको मैंने क्लियर कर लिया, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं वहीं पे इस कोर्स को परस्यू करूँगा। इस कोर्स ने मुझे ना केवल अलग-अलग मीडिया जैसे कि प्रिंट, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन मीडिया जिसे कि हम न्यू मीडिया के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड कराई, बल्कि अलग-अलग एकेडमिक डिसिप्लिन्स जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, इनके बारे में भी एक ओवरव्यू प्रोवाइड कराया। अब इस एक्सपोज़र्स ने मुझे पहली बार अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की तरफ ड्राइव किया, एक क्लैरिटी दी, और पहली बार मुझे ये आभास हुआ कि शायद मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट फ़ील्ड की तरफ है। जब मुझे ये क्लैरिटी मिली कि मेरा इंक्लिनेशन ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट फ़ील्ड की तरफ है, तो मैंने उससे रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में सर्च करना शुरू किया, एंड देन आई केम अक्रॉस अ कोर्स इन सोशल वर्क, और मुझे पता चला कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ एक कॉलेज है जो कि ये कोर्स ऑफ़र करता है। मैंने उसके लिए तैयारी शुरू करी, और विद माय हार्ड वर्क एंड फॉर्च्यून मैंने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, और मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब ये स्टोरी हमें क्या बताती है? पहला, कि किसी भी स्टूडेंट के लिए एक राइट करियर आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ही टफ़, बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस होती है। अगर हम कुछ स्टूडेंट्स की बात छोड़ दें जिनको पहले से ही क्लियर होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस फ़ील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो फ़ील्ड जहाँ पे ना केवल उनका इंटरेस्ट हो, बल्कि वो उस फ़ील्ड में स्किल्ड हों, उनका एप्टीट्यूड हो, उनकी पर्सनैलिटी और वर्क वैल्यूज़ उस फ़ील्ड से मैच करती हो, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए आइडेंटिफ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, और बिना किसी करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग लिए इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने में काफ़ी टाइम, काफ़ी सारे साल वेस्ट हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने अपनी स्टोरी में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, वो है कॉस्ट, जो एक इंडियन स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स उसकी हायर एजुकेशन पे इनकर करते हैं। मैं काफ़ी फॉर्च्यूनेट था कि मेरी फैमिली ने मेरी पूरी हायर एजुकेशन के दौरान मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जो कि काफ़ी सारी इंडियन फैमिलीज़ के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा उन्होंने जो मेरी एबिलिटीज़ और मेरे डिसीजन पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस शो किया, और पूरी हायर एजुकेशन के दौरान उन्होंने जो मुझे कांस्टेंट सपोर्ट और एनकरेजमेंट दिया, उसी की वजह से ही मेरे लिए पॉसिबल हुआ कि मैं उस डिफ़िकल्ट पीरियड से बाहर आया, और इस मुकाम पे पहुँचा जहाँ पे मैं आज हूँ। एक और फैक्टर जो मेरे केस में फ़ेवरेबल रहा वो ये था कि मेरे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का करिकुलम काफ़ी डाइवर्स था। उसमें मुझे अलग-अलग तरह के एकेडमिक डिसिप्लिन्स का ओवरव्यू मिला, जिसने कि मुझे अपना करियर इंटरेस्ट आइडेंटिफ़ाई करने में काफ़ी मदद करी। हालाँकि ये मेरा जितना भी स्ट्रगल था, जितना भी मेरा अननेसेसरी का टाइम और एफर्ट, मेरी फैमिली का पैसा जो कि मेरे हायर एजुकेशन के एक्सपेरिमेंट में खर्च हुआ, इसको अवॉइड किया जा सकता था अगर मैंने ठीक समय पर करियर गाइडेंस लेने के लिए किसी प्रोफेशनली क्वालिफाइड करियर काउंसलर को अप्रोच किया होता। हालाँकि ये भी बात सच है कि उस समय पर करियर काउंसलिंग को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और अगर हम मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें, बाकी शहरों पे शायद ही कोई करियर काउंसलर हुआ करता था। बट फॉर्च्यूनेटली आज के समय में हर मेजर सिटीज़ में करियर काउंसलर्स अवेलेबल हैं, एंड विद द एडवांसमेंट इन डिजिटल एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में एक छोटे टाउन और विलेज में रहने वाला स्टूडेंट भी करियर काउंसलिंग रिसीव कर सकता है।
सो फ्रेंड्स, द डिसीजन इज़ योर्स, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आइडियली आपको क्लास 8 में ही करियर काउंसलिंग ले लेनी चाहिए, और अगर आप तब करियर काउंसलिंग नहीं ले पाए हैं तो जितना जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्दी करियर काउंसलिंग अवेल कीजिए। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आज के टाइम में जो हायर एजुकेशन की कॉस्ट और तेज़ी से बदलते करियर प्रॉस्पेक्ट्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर करते हुए आपको जल्द से जल्द अपने बच्चे की करियर गाइडेंस के लिए क्वालिफाइड करियर काउंसलर को अप्रोच करना चाहिए। अगर आप एक यंग वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अपनी फील्ड में खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि आप उस फील्ड में लंबे समय तक करियर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो उस सिचुएशन में भी एक क्वालिफाइड करियर काउंसलर आपको एक सही करियर आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप में से कुछ लोग मेरी जर्नी को, अपनी करियर जर्नी और उसमें जो भी स्ट्रगल्स आपने फेस करी हैं उससे रिलेट कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप करियर काउंसलिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और इसी तरह से मैं करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग और भी करियर और एजुकेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उस पे नए इंसाइट्स, पर्सपेक्टिव और नॉलेज आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आई टेक योर लीव नाउ, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।